हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मंडल सर्स कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं कृष्णेंदु मंडल और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में, जो कि है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ये तीन टॉपिक को आज मैं इस मेरे वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। तो उस लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले मैं एक एजुकेशनल थॉट के साथ आज इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करना चाहूंगा। और आज का थॉट है, परिवर्तन ही सभी प्रकार के शिक्षाओं का अंतिम परिणाम है। और अगर इंग्लिश में कहें तो चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रू लर्निंग। जी हां, शिक्षा का सही उद्देश्य है कि समाज में हम परिवर्तन ला सके उस शिक्षा से, और वो जो परिवर्तन हो वो समाज को एक सही दिशा दे सके। तो अगर हम इस शिक्षा प्राप्त करके समाज के लिए कुछ कर सके तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। तो इसी सुविचार के साथ शुरू करते हैं हम आज का हमारा एजुकेटिव लेक्चर। और आज का जो पहला टॉपिक है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो आज का टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की हम बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब होता है कि जब कभी भी हम किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में लेबर से काम करवाते हैं तो उस दौरान दुर्घटना होने के बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो अगर कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाए और लेबर को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसको पूरी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी, उसकी पूरी कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, मींस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर या कंपनी के ऊपर आ जाती है। कहने का मतलब है कि अगर लेबर आपके पास काम करने के दौरान ये दुर्घटना का शिकार होता है तो उस कंडीशन में लेबर को अलग से कंपनसेशन देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन। तो इसके लिए हमको पहले से रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत होती है। रिजर्व मींस इसके लिए हमको पहले से कुछ पैसे अलग रखने की जरूरत पड़ती है, और उसी पैसे को हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये जो रिजर्व है, इस रिजर्व को बनाने के लिए जो पैसा आता है ये हमारे बिजनेस के प्रॉफिट में से निकाला जाता है। मींस हमारे बिजनेस की जो भी प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट में से हम पैसा निकालते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर कभी भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ रहा बैलेंस शीट में तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि जैसे कि इसके नाम के पीछे लग रहा है रिजर्व वर्ड, रिजर्व का मतलब ही होता है लायबिलिटी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी होने के वजह से बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड में तो लिखा जाता है, लेकिन इसके अलग अलग कंडीशंस होते हैं जिसमें इसकी ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी आपके बिजनेस में एग्रीमेंट चेंज होता है तो उस एग्रीमेंट के चेंज का असर हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स, हमारे बिजनेस के रिजर्व्स, हमारे बिजनेस के सरप्लस, हमारे बिजनेस के लॉसेस, अलग अलग तरीके के चीजों पे पड़ती है। तो इस वजह से हमें ये रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी ट्रीटमेंट समझना होगा। तो देखते हैं पहला कंडीशन, when no claim against WCR exist। WCR कहने का मतलब है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको शॉर्ट फॉर्म में WCR लिखा गया है। तो बोल रहे हैं जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से आपने पैसा अलग किया लेकिन उस पैसे का कोई एक पैसा भी खर्चा नहीं हुआ, मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से एक रुपए भी अगर खर्चा नहीं होता है और इस बीच आपका एग्रीमेंट चेंज होता है तो उस कंडीशन में हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो बेटा कभी भी याद रखना, WCR अगर कभी भी बिना किसी चेंज, मतलब एग्जिस्टिंग रेशियो में चेंज के समय
अगर WCR में कोई भी पैसा खर्चा नहीं होता है तो उस कंडीशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर रिजर्व एक लाइबिलिटी है एंड लाइबिलिटी ऑलवेज सेज दैट इट हैज क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, देन व्हाई इट इज इन द डेबिट साइड? तो डेबिट साइड होने का मेन रीजन है कि जब हम लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, लाइबिलिटी जब हमारे बिजनेस में क्रिएट होता है तब वो क्रेडिट साइड में आएगा। लेकिन यहां पे इस रिजर्व को अब खत्म किया जा रहा है क्योंकि एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। एग्रीमेंट चेंज होने के बाद हम नया रिजर्व बनाएंगे तो पुराने रिजर्व को हमको खत्म करना है, और कोई भी एंट्री को अगर हमको कैंसिल करना है या राइट ऑफ करना है तो उसको ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया जाता है। तो जो चीज क्रेडिट में आता है उसको हम डेबिट में लेके चले जाएंगे, तो हमारी एंट्री में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट मींस रिजर्व का जो पैसा रहेगा अगर उसमें कोई भी खर्चा नहीं हुआ तो पूरा का पूरा जो रिजर्व रहेगा वो पार्टनर्स में बट जाएगा, क्योंकि ये रिजर्व किसमें से बनाया गया था? प्रॉफिट में से बनाया गया था। और प्रॉफिट पे किसका अधिकार होता है? पार्टनर्स का अधिकार होता है। तो अगर रिजर्व का पैसा खर्चा नहीं हुआ मतलब प्रॉफिट वापस जो है हमारा वो पैसा पार्टनर के जेब में चला जाएगा। अब सवाल ये उठता है किस रेशियो में जाएगा? तो बेटा ये ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो इसलिए देखिए यहां पे लिखा है बीइंग द अमाउंट ऑफ WCR क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। WCR का जो पैसा है हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई डाउट किसी को? तो चलते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बनवा रहा हूं। ABCR पार्टनर्स, ABC पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 5:3:2। इनका रेशियो है 5:3:2। दैट मींस ये ओल्ड रेशियो है। They decide to share future profits and losses in the ratio 2:3:5। इन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारे बिजनेस का फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस जो है उसको 2:3:5 में बांटेंगे। और कब से बांटेंगे? 1 जनवरी 2018 से। इसका मतलब है 2:3:5 ये मेरा न्यू रेशियो है। तो अब बोल रहा है इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बोल रहा है कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 31 दिसंबर 2017 को WCR 24,000 का पहले से पड़ा हुआ था। मतलब मैंने रिजर्व 24,000 का पहले से बना के रखा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन फॉर क्लेम। बोल रहा है कि जर्नल एंट्री पास करो अगर आपके क्लेम पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कहने का मतलब है आपके WCR का कोई भी पैसा खर्चा नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आप इसकी जर्नल एंट्री करके बताओ। तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया था, तो पहले हम लोग एक प्रोफार्मा बना लेंगे, देन इसके बाद WCR अकाउंट डेबिट करके कितने रुपए का हमने WCR बना के रखा था? 24,000 रुपीज का। तो ये 24,000 रुपीज इसमें लिख दिया गया। अब पैसा एक भी खर्चा नहीं हुआ, तो ये पैसा कहां से आया था? बिजनेस के प्रॉफिट में से निकाला गया था। तो प्रॉफिट पे किसका अधिकार? प्रॉफिट पे पार्टनर्स का अधिकार। तो इसलिए पार्टनर्स को हम बांट देंगे। तो 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट। तो ये जो भी हमने बांटा है 24,000 को कौन से रेशियो में बांटा? ओल्ड रेशियो में। इसलिए देखिए बीइंग अमाउंट ऑफ WCR क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। WCR का जो पैसा है हमने पार्टनर्स में बांट दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके का कैलकुलेशन है। अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट हेडिंग, और ये जो हेडिंग है व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR एग्जिस्ट, मतलब जब WCR के अगेंस्ट में क्लेम होता है तब क्या करते हैं। तो देखिए क्लेम होता है कहने का मतलब है कि अगर आपका कुछ पैसा खर्चा होता है, आपने मान लीजिए 10,000 रुपए का रिजर्व बना के रखा WCR का, लेकिन उसमें से 4,000 रुपए खर्चा हुआ, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो जितने रुपए का रिजर्व बना है उस रिजर्व को तो जैसे डेबिट करते हैं वैसा ही डेबिट करेंगे। जितना पैसा खर्चा होना है एस्टिमेटेड है उसके लिए हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से हम वहां पे प्रोविजन को लिख देंगे क्रेडिट साइड में, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब आप बोलेंगे सर यहाँ प्रोविजन फॉर WCR क्लेम का मतलब, देखिए कभी भी अगर WCR का जो खर्चा होता है तो वो एस्टिमेटेड बेस्ड पे होता है, तो उसके लिए हमको पहले से प्रोविजन बनाना पड़ता है। हमने ये माना कि जितना टोटल रिजर्व है उसमें से 4,000 रुपए जो है वो मान लीजिए कि हमारा प्रोविजन है, मतलब उसको हमको कुछ होगा तो उसमें से खर्चा करना है। तो इसका मतलब है प्रोविजन बना, दैट मीन्स लाइबिलिटी क्रिएट। लाइबिलिटी अगर क्रिएट होगा तो वो क्रेडिट में आएगा। रिमेनिंग अमाउंट 10,000 का रिजर्व था, 4,000 रुपए खाली क्लेम हो रहा है, तो उस कंडीशन में बच गया 6,000 रुपए। वो कहा जाएगा, वो पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट जाएगा। तो इस तरीके से बीइंग द अमाउंट ऑफ WCR क्रिएटेड टू पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा केस है। तो अब देख लेते हैं कि इसका जो है क्वेश्चन एक एबीसी लिमिटेड पार्टनर है वही क्वेश्चन, और फ्यूचर रेशियो 2:3:5 है। WCR पहले से अपीयर कर रहा है किसमें, आपके लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के 24,000 रुपीज का। पास नेसेसरी एंट्री व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR अमाउंट टू ₹3,000। बोल रहा है कि एंट्री पास करो जब WCR पे कितने रुपए का क्लेम है, 3,000 रुपीज का क्लेम है। तो इसका मतलब है कि 24,000 रुपए रिजर्व में पड़ा है, जिसमें से 3,000 रुपए खर्चा होना है। तो उस कंडीशन में मैं कैसे एंट्री करूंगा, सबसे पहले WCR अकाउंट डेबिट जैसे हमेशा करते हैं। अब खर्चा कितना हो रहा है, 3,000 रुपीज का खर्चा होना है, तो प्रोविजन फॉर WCR क्लेम 3,000, बचा कितना 21,000। उसको हम किस में बांटेंगे, पार्टनर्स में बांटेंगे। कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ए, बी और सी के सामने वर्किंग नोट दिखा दिया गया। 24,000 में से 3,000 निकल गया तो बचा 21,000। उसको हमने पार्टनर्स में 5:3 के रेशियो में बांट दिया, और नरेशन आ जाएगा provision made for claim and balance transfer to partners capital account in their old profit sharing ratio। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा केस है। तो आइए बढ़ते हैं हम हमारे अगले केस की ओर। When claim is equivalent to WCR, बोल रहा है जब हमारा क्लेम WCR के बराबर हो, मींस हमारा WCR मान लीजिए 10,000 का है और क्लेम भी 10,000 का हो रहा है, तो तब क्या करेंगे। तो आप एक बात बताइए, 10,000 रुपए आपने पैसा अलग हटा के रखा और क्लेम भी 10,000 रुपए का, इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसा तो बचा नहीं, जितना पैसा अलग हटा के रखा था पूरा खर्चा हो गया। तो उस कंडीशन में पार्टनर को एक पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज अमाउंट कुछ भी नहीं बचा। तब एंट्री क्या होगा, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, और अलग से कुछ नहीं आएगा, और नरेशन आ जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ WCR इज इक्विवेलेंट टू क्लेम्ड अमाउंट। ये आपको नरेशन लिख देना है। अब इससे रिलेटेड भी एक केस देख लेते हैं हम। एबीसी पार्टनर है, उनका रेशियो 5:3, ओल्ड रेशियो 2:3:5। अब देखिए लाइबिलिटी साइड में जैसे कि लिख दिया गया है, WCR जो है कितने रुपए का है, 24,000 का। पास नेसेसरी एंट्री व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR अमाउंट टू 24,000। बोल रहा है कि अगर WCR का क्लेम 24,000 है और रिजर्व भी 24,000 है, तब क्या करेंगे। तो फिर से वही WCR अकाउंट डेबिट 24,000 टू प्रोविजन फॉर WCR 24,000, क्योंकि क्लेम अमाउंट भी उतना ही है। अब आखिरी में नरेशन आ जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ WCR इज इक्विवेलेंट टू क्लेम्ड अमाउंट। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला जो है हेडिंग, व्हेन क्लेम इज हायर देन WCR, मतलब हमने जितना पैसा अलग हटा के रखा है अगर खर्चा उससे ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे। तो हमने जैसे कि मैंने बोला एग्जांपल 10,000 रुपए अलग हटा के रखा था, खर्चा हो गया 12,000 रुपए, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा। वो पैसा कहां से आएगा, वो पैसा जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हुआ उस पैसे को हम अलग से लेके आएंगे, जिसको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम दिखाएंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, सबसे पहला WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा हूं तो देखिए सामने में लिखा है एक्सेस अमाउंट, मतलब जितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, और बाकी का प्रोविजन हम दिखा देंगे। अब यहां पार्टनर का नाम नहीं आएगा क्योंकि पैसा तो एक तो कम पड़ गया, एक्स्ट्रा हमको और अलग से निकालना पड़ रहा है, तो पार्टनर के लिए तो कुछ पैसा बचा ही नहीं, इसलिए नरेशन आ जाएगा
being amount of claim adjusted against WCR and revaluation account, मतलब WCR और revaluation account के अगेंस्ट में क्लेम को एडजस्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो खर्चा हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो एक्सेस अमाउंट गया, तो वो लॉस को शो कर रहा है, मतलब पार्टनर को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। तो उस पैसे का कहां से निकालेंगे? पार्टनर के जेब से निकालेंगे। दैट मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख के लिखेंगे बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन आखिरी में मैंने जो चेंज कर दिया है कि WCR जो है वो 45,000 का है। 45,000 रुपीज का जो है WCR है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो देखिए, WCR अगर 45,000 का है, मतलब मैंने पहले से अलग हटा के रखा था 24,000 का WCR, लेकिन अब जो है हमारा अमाउंट, अब जो रिजर्व है वो खर्चा बढ़ के हो गया है 45,000 का। मतलब हमने पैसा अलग हटा के रखा 24,000, लेकिन खर्चा हो गया 45,000 का। तो अब हम कैसे करेंगे? तो अब हमको अगर उस चीज को करना है तो इसके लिए सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को अगर हम डेबिट किए तो उस कंडीशन में सबसे पहले लिखेंगे 24,000। अब हम देखेंगे कि हमारा एक्स्ट्रा कितना खर्चा हो रहा है। तो 45,000 का एक्चुअल एक्सपेंस है जो कि हमारा क्लेम हो रहा है। तो 45,000 में से 24,000 आप माइनस कर दीजिए, तो बचा 21,000। दैट मींस 21,000 इज द एक्सेस अमाउंट। ये एक्सेस अमाउंट है जो यहां पे हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वो पैसा कहां से आएगा? पार्टनर्स के जेब से आएगा। तो पहली एंट्री WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR, मतलब टोटल खर्चा हो रहा है 45,000 का, इतने का प्रोविजन है। तो यहां पे मैंने नरेशन डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो एक्स्ट्रा अमाउंट गया वो पैसा कहां से निकालूंगा? पार्टनर्स के जेब से। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ए, बी और सी तीनों पार्टनर को डेबिट कर देंगे और डेबिट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से हम अगर एक्सेस अमाउंट खर्चा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे, और वही रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो है हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ताकि पार्टनर्स उसमें जो भी एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हुआ है उसको एडजस्ट कर सके। और वही जगह अगर हम लोग कभी भी पैसा खर्चा नहीं होता है तो हमने फर्स्ट कंडीशन देखा था कि पूरा का पूरा पैसा हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आपने देख लिया किस तरह से करना है। अब आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक चालू करने जा रहा हूं, और मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक का क्या मतलब है। मीनिंग, अगर इसकी मतलब की बात करें तो देखिए, बिजनेस में हम टाइम टू टाइम जो है इन्वेस्टमेंट, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो फ्लक्चुएटिंग होता है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का। कभी उसका मार्केट के कंडीशन के हिसाब से बढ़ सकता है, कभी हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट कम हो जाए। कहने का मतलब है हमको इन्वेस्टमेंट पे जब कभी भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं तो अगर बढ़ता है तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बिकॉज अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो उस कंडीशन में हमको लॉस फेस करना पड़ता है। तो उस लॉस को भरपाई करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले से हमारे प्रॉफिट में से कुछ अलग पैसा रिजर्व के तौर पे हम क्रिएट करके अलग हटा के रखते हैं, जिसे कहते हैं IFR और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कि अगर कभी भी बिजनेस में किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन आया या लॉस हुआ, उस लॉस जो है, उस लॉस की भरपाई हम उस रिजर्व में से कर सके। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है, ध्यान रखिएगा। आपने क्लास 11th में रिजर्व दो टाइप के पढ़े थे, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। तो यह स्पेसिफिक रिजर्व है, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से अगर आपने कोई पैसा अलग हटा के रखा तो उस पैसे का इस्तेमाल खाली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ही होगा, ना कि किसी और में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ IFR। IFR का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा इसको देखते हैं।
इसमें भी कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम। अब ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दो वर्ड जो आ रहे हैं, इसका मतलब आपको समझना है। बुक वैल्यू मतलब जितने रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने किया था, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाया था, तो दैट इज द बुक वैल्यू। लेकिन कोविड-19 के वजह से अगर मार्केट बंद है और मार्केट बंद होने के वजह से आपके अगर उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मार्केट जो होगा वही होगा आपका मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर 10,000 की इन्वेस्टमेंट आज के डेट में अगर मैं मार्केट में देखूं, हो सकता है वो 5,000 6,000 रुपए का होगा, तो जो मार्केट का एक्चुअल आज के डेट की वैल्यू होगी उसे ही हम मार्केट वैल्यू बोलेंगे। तो बोल रहा है जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम हो, मतलब मैंने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और आज भी मार्केट में मैंने देखा तो उसकी वैल्यू 10,000 रुपए ही है, तो दोनों अगर वैल्यू सेम होता है तो इसका मतलब है मैंने रिजर्व जो बनाया था वो लॉस के लिए बनाया था कि अगर कभी वैल्यू कम हो जाता है, यहां कम नहीं, यहां बिल्कुल भी कुछ भी कम नहीं हुआ, इसका मतलब उस रिजर्व में से एक पैसा खर्चा नहीं हुआ। और अगर खर्चा नहीं होता है तो WCR में भी हमने पढ़ा था कि अगर रिजर्व का पैसा खर्चा नहीं होता है तो वो कहां जाएगा, वो पूरा का पूरा पार्टनर्स के हक अकाउंट में चला जाएगा, पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मेरी एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पे पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको बांट देंगे। यहां पे आपने देखा कि वहां नरेशन में लिखा है बीइंग अमाउंट ऑफ WCR क्रेडिटेड, तो यहां पे क्रेडिटेड करके वहां पे WCR जो लिखा है WCR नहीं, वहां IFR होगा, इसको आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ABC आर पार्टनर्स, ABC पार्टनर है और उनका रेशियो है 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। उन्होंने 1 जनवरी 2018 को डिसाइड किया कि उनकी जो न्यू रेशियो होगी दैट इज 2:3:5। In the liability side of their balance sheet as on 31st December 2017, बोल रहा है कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 31 दिसंबर 2017 को IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000 रुपए का दिया हुआ है। एंड इन एसेट साइड इन्वेस्टमेंट अपीयर एट 40,000। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए का दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि IFR जो है वो 3,000 रुपए का है, मतलब रिजर्व हमने 3,000 का बनाया, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो एसेट साइड में है वो 40,000 रुपए का है। तो इस कंडीशन में 40,000 रुपए के पीछे मैंने 3,000 का रिजर्व बनाया। तो अब मेरे को यहां पे जो पूछा है कि जनरल एंट्री व्हेन नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, दैट मींस नो अदर इंफॉर्मेशन का मतलब हम ये मान रहे हैं कि रिजर्व का पैसा एक भी खर्चा नहीं हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट 40,000 का आज भी मार्केट में 40,000 की ही वैल्यू है उसकी। तो उस कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी आपका रिजर्व है ये खत्म हो रहा है, रिटर्न ऑफ हो रहा है एग्रीमेंट चेंज होने की वजह से, इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। मतलब A, B और C में रिजर्व का जो पैसा है उसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कहने का मतलब है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उस रिजर्व में से एक पैसा खर्चा नहीं हुआ तो हम उस रिजर्व के पैसे को बांट देंगे। और कई बार इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होके एसेट साइड में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसको भी बांट देते, बेटा उसको नहीं बांटना है। इन्वेस्टमेंट जो है वो तो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ पड़ा है, हमको जो बांटना है दैट इज द रिजर्व, बिकॉज रिजर्व का जो पैसा है वो तो हमने प्रॉफिट में से निकाला था ना। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का तो जो शेयर होता है वो पार्टनर्स के हक में जाता है, तो इसलिए अगर रिजर्व का खर्चा नहीं हुआ तो वो वापस पार्टनर को क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रहा पहला कंडीशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड हेडिंग की ओर, लेते हैं हम हमारा सेकंड कंडीशन, When market value of investment is less than book value, मतलब हमारे बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है उससे कम अगर मार्केट वैल्यू हो जाए तो जाहिर सी बात है हमको लॉस हो रहा है। उस लॉस का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो उस लॉस के ट्रीटमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। मतलब हमारा रिजर्व यहां कैंसिल हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इसलिए उसको डेबिट करेंगे। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहने का मतलब है जितना रिजर्व कम हुआ, मतलब हमारे एक्चुअल अमाउंट से कितने रुपए का लॉस हुआ, जितना लॉस होगा उस लॉस की भरपाई हम रिजर्व में से करेंगे।
मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उसके नाम से मैंने 3,000 का रिजर्व बना के रखा है। मार्केट वैल्यू पता किया तो पता चला रिजर्व की एक्चुअल वैल्यू जो है कि हमने जो रिजर्व बनाया है वो है टोटल 5,000 रुपीज की। मार्केट में जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो है 6,000 रुपीज की। इसका मतलब 10,000 का इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए का हो गया। तो इसका मतलब 4,000 रुपए वैल्यू कम हो गई ना, तो लॉस हुआ। उस लॉस की भरपाई हम कहां से करेंगे? इस रिजर्व में से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो मैंने लिखा है यहां पे आ जाएगा 10,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से जो मैंने यहां लिखा है यहां पे आ जाएगा आपका टोटल जो रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब 10,000 में से कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है हम यहां पे खर्चा कर रहे हैं। तो भाई यहां पे जितने भी रुपए का इन्वेस्टमेंट कम हो गया वैल्यू उसी को दिखाएंगे। तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट अगर 6,000 में आ गया तो 4,000 का लॉस, तो मतलब रिजर्व में से 4,000 का खर्चा हो रहा है और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो पार्टनर को क्रेडिट हो जाएगा। अभी देखते हैं ये कैसे हम करेंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो देखिए एबीसी पार्टनर है, इनका रेशियो 532 है, इनका न्यू रेशियो 235 है। अब बोल रहा है लाइबिलिटी साइड में जो है आईएफआर कितना है? 10,000 रुपीज का, और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट 40,000 का है। मतलब 40,000 का इन्वेस्टमेंट के पीछे मैंने 10,000 रुपए का रिजर्व बनाया। अब पास नेसेसरी जर्नल एंट्री व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 33,000। नेसेसरी जर्नल एंट्री पास कीजिए जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 33,000 हो, मतलब मार्केट वैल्यू कम हो गया, मतलब आपकी बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो गई। तो भाई 40,000 का चीज अब 33,000 में आ गया, कितने का लॉस हो गया? 7,000 का। उस लॉस की भरपाई के लिए हमने क्या बना के रखा है? आईएफआर बना के रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो उस पैसे में से हम इस लॉस की भरपाई करेंगे। तो मेरी एंट्री क्या होगी? पहले आईएफआर अकाउंट डेबिट 10,000। अब मुझे लॉस कितने का हुआ? इन्वेस्टमेंट अकाउंट 7,000। अब ये 7,000 कैसे आया? 10,000 में से आप कितना आपका जो 7,000 रुपए आया वो इस तरीके से कि टोटल जो हमारा अमाउंट था 40,000 का था, 40,000 रुपए में एक्चुअल वैल्यू हो गया 33,000 का, मतलब 7,000 चला गया। तो मतलब 10,000 रुपए में से 7,000 रुपए जो है ये हमारा इन्वेस्टमेंट के नाम से आ गया। अब इसके बाद बचा कितना? 3,000। 10 में से 7 निकल गया तो बचा 3,000। उसको हम ए, बी और सी में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ये देखिए ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट बांट दिया और नरेशन आ जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ आईएफआर क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले हेडिंग की ओर। When market value of investment is more than the book value, जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? मतलब हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 40,000 की थी लेकिन अब बढ़ के हो गया मान लो 50,000, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो गया ना 10,000 की। तो प्रॉफिट हुआ तो भैया प्रॉफिट भी तो पार्टनर को ही ना जाएगा। तो देखते हैं इसकी एंट्री। तो इस केस में 3 एंट्री होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो पहला एंट्री जो होगा मतलब रिजर्व का कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ। भाई अगर आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाता है दैट मींस यही हुआ कि हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, मतलब हमको बिजनेस में प्रॉफिट हो गई। तो रिजर्व हमने किसके लिए बनाया था? लॉस के लिए। लॉस तो हुआ नहीं बिजनेस में, तो लॉस का पूरा जो भी लॉस के नाम से जो भी पैसा हमने रिजर्व बना के रखा था वो पूरा पैसा खर्चा हुआ नहीं, तो वो पार्टनर को चला जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बहुत ही सिंपल। कौन से रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो में। अगला पॉइंट में जाएंगे तो अब जो गेन हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ, जितने रुपए की प्रॉफिट हुई उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसमें लिख देंगे being the value of investment brought up to market value। अब इसके बाद तीसरी जो एंट्री करेंगे, अब इस प्रॉफिट को हमको किसको बांटना है? पार्टनर्स को बांटना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से हम जो है हमारा पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है अगर लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जब पार्टनर्स कैपिटल में डालने की बात होगी तब उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हुए इसको शो करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूं। LMN आर पार्टनर्स। LMN ये पार्टनर है, इनका रेशियो है 4:3:2।
दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:4। उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो 2:3:4 में होगा। कब से? 1 अप्रैल 2018 से। जब बैलेंस शीट बनाया गया तो लाइबिलिटी साइड में इन्होंने 9,000 रुपीज का जो है आपका लाइबिलिटी आईएफआर के नाम से शो किया, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एसेट साइड, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए की है, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है और उस 1 लाख के पीछे हमने 9,000 का रिजर्व बना के रखा। शो द एंट्री अंडर व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,09,000। बोल रहा है कि अगर मार्केट वैल्यू बढ़ के 1,09,000 हो जाता है 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट का, तब क्या एंट्री होगा? तो भाई यहां लॉस होने की जगह प्रॉफिट हो गया, तो मतलब रिजर्व का पैसा खर्चा नहीं हुआ, तो रिजर्व को पहले क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांटेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल, टू एम्स कैपिटल, टू एन्स कैपिटल अकाउंट। Being amount of excess IFR credited to partners in their old profit sharing ratio। तो पहला एंट्री तो बहुत सिंपल है। अब ये जो हमारा रिजर्व था, रिजर्व तो बढ़ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट? तो प्रॉफिट का पहला ट्रीटमेंट होगा कि जितना एक्सेस प्रॉफिट हुआ उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा उसके नाम से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा मतलब एसेट्स बढ़ा, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट में दिखाया जाता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट में दिखाया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और नरेशन आ जाएगा बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू तक ला लिया गया। तो अब हमारी अगली एंट्री जो रहेगी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल, टू एम्स कैपिटल, टू एन्स कैपिटल, मतलब हमारे बिजनेस की जो प्रॉफिट हुई है उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांट देंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हम जो है हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन, एक और टॉपिक जो बचा है इसमें, When fall in market value of investment is more than investment fluctuation reserve, बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है अगर इतना ज्यादा कम हो जाए कि रिजर्व भी उसको भरपाई ना कर पाए, तब क्या होगा? ये भी सोचने वाली बात है। भाई आपने रिजर्व बना के रखा लॉस के लिए 3,000 का मान लो, लेकिन लॉस हो गया टोटल 10,000 रुपए का, तब एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा? तो उसको कैसे करेंगे? तो देखिए पहला जो एंट्री होगा वो इस तरीके से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व जो है वो डेबिट, जितना एक्सेस लॉस होगा उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, याद कीजिए WCR में भी करवाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख के यहां पे जो टोटल लॉस हो जाएगा दोनों का डेबिट का टोटल करके यहां डाल देना है। नरेशन आ जाएगा being fall in market value of investment adjusted through IFR and shortage charge to revaluation account। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें लॉस हुआ था उस लॉस की भरपाई हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कर लेंगे। तो एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल, यहां पे LMN लिखा है, ये एक्चुअली कोई भी पार्टनर आपका हो सकता है। तो उन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से बिजनेस के जो भी लॉस होंगे उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। मींस प्रॉफिट होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा, लॉस होगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में कर देना है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। LMN पार्टनर है, वही रेशियो 432 ओल्ड, न्यू रेशियो 234। अब बोल रहा है कि लाइबिलिटी साइड में जो IFR बना हुआ है दैट इज 9,000 रुपए का लाइबिलिटी, मतलब रिजर्व क्रिएट करके रखें। कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट पे? 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। अब बोल रहा है शो द एंट्री अंडर व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 73,000। अब मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कम होकर 73,000 रुपीज पे आ गया है, मतलब 27,000 रुपीज का लॉस। तो इस लॉस के लिए मैंने तो रिजर्व उतना है ही नहीं मेरे पास खाली 9,000 का रिजर्व है। तो इसका मतलब है कि 27,000 में 9,000 को हटा दे तो 18,000 रुपीज एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो उस लॉस की भरपाई हम पार्टनर से करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। IFR अकाउंट डेबिट, पहले तो पूरा रिजर्व का पैसा निकाल लो। अब कितना एक्स्ट्रा बच गया? 18,000। उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टोटल लॉस कितना हो गया? 27,000 का। अब नरेशन में आप दिखा दिए। देन इसके बाद अब इस लॉस का पैसा कहां से निकलेगा? पार्टनर्स के जेब से। तो एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो 18,000 का लॉस था उसको हमने 8:6 यहां पे 4:3:2 में बांट दिया। आई थिंक कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये टॉपिक खत्म होता है। अब आपके लिए होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन में छोड़ दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को जब बनाएं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करें और इसके आंसर कमेंट बॉक्स पे बताएं। चलिए, अब हम हमारे अगले टॉपिक में बढ़ रहे हैं और हमारा अगला टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस रिजर्व्स थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब आपके बिजनेस के अदर देन बाकी भी कई सारी रिजर्व्स होती हैं, जनरल रिजर्व्स कई तरीके के होती हैं, उन रिजर्व्स का या बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस का हम कैसे ट्रीटमेंट करें। क्योंकि अभी तक हमने WCR और IFR का ट्रीटमेंट सीखा, लेकिन बिजनेस के जो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस होती है या रिजर्व्स होती हैं, अगर एग्रीमेंट चेंज होता है तो उस कंडीशन में इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू कैसे ट्रीटमेंट करना है उसको हम देखेंगे यहां पे। तो जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस बोल रहा है कि अगर कभी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस दिया रहे उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, इनको ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री। तो देखिए, ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री अलग है और आपके एडजस्ट करने की जर्नल एंट्री अलग है। पहला ट्रांसफर करने का देख लेते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन में जनरल रिजर्व पड़ा रहा तो जनरल रिजर्व का पैसा अगर खर्चा नहीं हुआ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पड़ा है, एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, पैसा खर्चा नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में जनरल रिजर्व के अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट भी जो है वो भी पार्टनर का ही अधिकार है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अगर होगा, देखिए मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट कहने का मतलब है क्रेडिट बैलेंस, दैट मींस प्रॉफिट अगर रहता है तो उसको भी आप डेबिट कर दीजिए। अगर WCR IFR कुछ भी दिया रहा, जो कि आपको इसके प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया था, ये सब भी दिया रहा, इन सबको भी डेबिट कर दीजिए टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब है किसी भी तरीके का रिजर्व है, रिजर्व का पैसा अगर खर्चा नहीं हुआ, उन सबको डेबिट में डालिए। बिजनेस की प्रॉफिट है, प्रॉफिट को डेबिट में डाल दीजिए और पूरे पैसे को इकट्ठा करके पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए, मतलब पार्टनर्स को दे दीजिए। तो ये इसका नरेशन हो गया। बीइंग ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अब हम बढ़ते हैं, तो अब देख लेते हैं अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो उस कंडीशन में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट होगा? बिकॉज यहां पे जो भी पार्टनर है, पार्टनर के जेब से पैसा निकल रहा है, पार्टनर को पैसा जाता है, पार्टनर का अगर इनकम होता है तो क्रेडिट, पार्टनर का अगर खर्चा होता है या लॉस होता है तो डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इसका मतलब है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहा तो वो डेबिट बैलेंस जो है वो लॉस को शो करता है और वो क्रेडिट में दिखाया जाएगा यहां पे। और टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर कोई भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा, जो कि हम ऐसे एक्सपेंडिचर जिसको हम कई सालों तक रिटर्न ऑफ करते हैं, तो उस तरीके के एक्सपेंडिचर को यहां पे दिखा के और उस पैसे को हम कहां से निकालेंगे, लॉस के पैसे को पार्टनर के जेब से। तो बीइंग ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये है दो तरीके का एंट्री। अब इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। परी एंड नेहा, परी और नेहा ये दोनों पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग जो है रेशियो वो इक्वल है, मतलब 1:1 है। ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनका न्यू रेशियो होगा 2:1, 2:1 उनका न्यू रेशियो होगा। ऑन द डे ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन, मतलब जब यह डिसीजन लिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तब डेबिट बैलेंस चल रहा था, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस दिख रहा था, नेट लॉस। एंड देन जनरल रिजर्व, और बिजनेस में एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था, कितने रुपए का? 18,000 रुपए का। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोल रहा है कि जर्नल एंट्री पास कीजिए, आप किस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो देखो भाई, रिजर्व का पैसा कहां से आया था? प्रॉफिट में से आया था, मतलब रिजर्व में प्रॉफिट जुड़ा है। तो प्रॉफिट अगर है, अगर पैसा खर्चा नहीं हुआ तो प्रॉफिट का पैसा कहां जाएगा? पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट है आपके
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस हुआ था, लॉस कहां से निकलता है? पार्टनर के जेब से, और लॉस के समय पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं, इसलिए परीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेहास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों में इक्वल रेशियो, ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया लॉस को 15-15 हजार रुपए के साथ। अब वही जगह जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है, पैसा खर्चा नहीं हुआ तो पार्टनर के जेब में चला जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू परीज कैपिटल अकाउंट टू नेहास कैपिटल अकाउंट। दोनों में जनरल रिजर्व का 18,000 रुपए 9,000 रुपीज के साथ क्रेडिट हो गया, और इसका नरेशन बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमने इसको शो कर दिया। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। एबीसी पार्टनर है 3:2 में, उनके बैलेंस शीट में आईएफआर 4,000 का था, जनरल रिजर्व 5,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 2,500 का, WCR 750 रुपीज, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,000। मैंने कुछ आइटम इसमें बढ़ा दिए। अब आपको ट्रांसफर करना है इन रिजर्व्स और लॉस वगैरह जितने भी हैं, इनको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करके जर्नल एंट्री के थ्रू दिखाना है। ये आपका होमवर्क है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट हेड की ओर बढ़ता हूं। जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट। अब हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने का मतलब है, अब हम ट्रांसफर पहले जैसे कर रहे थे, अब ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब हम एक्चुअल बीच में जितना चेंज आएगा उस चेंज को खाली हम दिखाएंगे, हम पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं करेंगे। मान लीजिए पहले रिजर्व था हमारा 3,000 रुपीज का, अब 3,000 रुपीज के हिसाब से अगर पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो मान लीजिए 3:2 था, 3:2 होने के वजह से अब अगर उसको मैं सॉल्व करता तो उस कंडीशन में मेरे को 1,800 और दूसरे पार्टनर को 1,200 रुपए देना पड़ता। ए को मान लीजिए 1,800 जाता, दूसरे पार्टनर को 1,200 जाता। लेकिन अब रेशियो चेंज हो गया, अब ए का जो शेयर है वो शेयर हो जाएगा मान लीजिए 1,200 और बी का शेयर 1,800। तो इस कंडीशन में हम वापस पूरी एंट्री नहीं करेंगे, हम सीधा दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे 600 रुपीज का। 600 रुपए ए का कम हो गया तो ए को सैक्रिफाइस करना पड़ा तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और बी का 600 रुपए बढ़ गया तो वो कहां चला जाएगा? डेबिट में चला जाएगा। इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट। अब इन एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्री कैसे करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन क्या है। PQ वर पार्टनर्स इन ए फर्म। PQ पार्टनर है फर्म के 3:1 में। कब से? 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारा रेशियो चेंज कर लेंगे 2:1 में। फॉर दिस पर्पस, इसलिए उन्होंने फर्म का गुडविल जो है जब कैलकुलेट किया तो पता चला 50,000 रुपीज की गुडविल है। जनरल रिजर्व अपीयर्स इन द बुक। जनरल रिजर्व मतलब ओल्ड रिजर्व जो है बुक में पहले से कितना था? 40,000 का। पार्टनर निदर वांट टू शो गुडविल इन द बुक्स नर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। पार्टनर ना तो गुडविल को बांटना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं बुक्स में, ना तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जस्ट एक सिंगल एंट्री के थ्रू इसको एडजस्ट कर दिया जाए, मतलब जो चीज बैलेंस शीट में जैसा है वैसा ही रहे, लेकिन हम इंटरनल अपने प्रोसेस के थ्रू हम एक सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू पूरे चीज को एडजस्ट कर दे। यहां पे यह समझाया जा रहा है। तो कैसे करेंगे? पहले वर्किंग नोट बना लिए। पहला वर्किंग नोट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपने पहले भी पढ़ा है। तो अगर हम पी का देखें तो पी का जो है 1/12 जो है ये इसका सैक्रिफाइस हो गया। देखिए मैं बाजू में एस लिखा हूं। जबकि क्यू का अगर देखें तो -1/12 जो है क्यू को गेन हो गया। तो इस कंडीशन में अगर हम जर्नल एंट्री कभी भी एडजस्टमेंट की करते हैं तो हमेशा याद रखना कि जितने भी गेनिंग पार्टनर होते हैं वो डेबिट में जाते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट में आते हैं। तो अब देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। पहले वर्किंग नोट से हमको पता चल गया कि सैक्रिफाइस किसने किया, गेन किसने किया। अब सेकंड वर्किंग नोट, कितने रुपए को टोटल एडजस्ट करना है? तो पहला टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड गुडविल का 50,000 रुपए और जनरल रिजर्व का 40,000, मतलब टोटल 90,000 रुपीज को हमें यहां पे एडजस्ट करना है। तो ये सेकंड वर्किंग नोट हो गया। अब हम देखते हैं आगे। अब हम वर्किंग नोट जैसे बना लिए, अब हम उसकी ट्रीटमेंट यहां पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले गेन किसको हो रहा था? यहां पे गेन जो हो रहा था क्यू को हो रहा था। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 90,000 इंटू 1/12। कहां से आया 90,000? आपको समझ में आ गया होगा, वर्किंग नोट नंबर 2 से आया। तो आप चाहे तो यहां लिख भी सकते हैं सामने WN2, मतलब समझ में आ जाएगा कहां से आया। 2 पीस कैपिटल अकाउंट, 90,000
तो यहां पे दोनों को आपने देखा 90,000 इंटू 1/12, 90,000 इंटू 1/12 करके हमने यहां पे शो कर दिया। बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड रिजर्व एडजस्टेड टुवर्ड्स कैपिटल अकाउंट, हमने किस तरीके से इसको कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। आइए देख लेते हैं अब इसका लेजर ट्रीटमेंट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। ये हो गया मेरा प्रोफार्मा तैयार। अब मैं यहां पे क्यू का जैसे लेजर बनाना है, क्यूज कैपिटल अकाउंट का, तो उस कंडीशन में क्यू डेबिट में है, डेबिट का उल्टा क्रेडिट, पीज कैपिटल अकाउंट। तो इस कंडीशन में यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले क्यूज कैपिटल अकाउंट का नाम से जो 7,500 रुपए है उसको मुझे क्या करना है, पी के अकाउंट में डालना है। तो इसके ऑपोजिट में टू के साथ है, तो टू पीज कैपिटल अकाउंट 7,500 क्यू के कॉलम में आएगा, और बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट करके पी के कॉलम में 7,500 रुपए। इसका मतलब है कि जो भी हमारा इसमें चेंज हुआ, क्यू को गेन हुआ, तो क्यू क्या करेगा, पे करेगा। किसको पे करेगा, पी को, इसलिए पी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए। और यहां पे पी को पैसा मिलेगा, मतलब पी को इनकम होगा, तो इनकम क्रेडिट में हो गया। किससे मिलेगा, क्यू से मिलेगा, इसलिए क्यू जो है यहां पे क्रेडिट साइड में आ गया। बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब अगला हेडिंग, अब ये जो क्वेश्चन है, ये कई स्टूडेंट से मुझे आ रही थी क्वेरी की, सर ये क्वेश्चन को जरा समझा दीजिए। तो लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हट्टा कट्टा है, तो लेकिन देख लेते हैं क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो 2:1 है। दे डिसाइड फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, उन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल 2017 से प्रॉफिट जो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे 3:2 में होगा। बट डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लेकिन ये डिसीजन जो लिया गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लिया गया। कब के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, 17-18 के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, और वो अमाउंट कितना है, 90,000 रुपीज का। वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो, बोल रहा है कि हमने जब 17-18 का प्रॉफिट बांट लिया 90,000 का, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब हमको हमारा रेशियो चेंज करना है। Value of firm's goodwill will be estimated on the basis of aggregate of 2 years profit. Aggregate of 2 years profit कहने का मतलब है कि दोनों साल के प्रॉफिट को जोड़ के जितना भी पैसा आएगा वही हमारा गुडविल होगा, यहां पे ये बोला गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट द गुडविल अकाउंट विल नॉट ओपन इन द बुक ऑफ फर्म्स, ये डिसाइड किया गया कि गुडविल अकाउंट फर्म के बुक में नहीं ओपन किया जाएगा। दैट मीन्स बैलेंस शीट में जैसे गुडविल है वैसा ही पड़ा रहेगा, मतलब 2 साल का टोटल करके जो गुडविल आएगा वही रहेगा, खाली हमको एडजस्टमेंट एंट्री दिखाना है। अब बोल रहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च स्टूड एट 1,50,000 एंड 90,000। बोल रहा है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जब आपका ए का जो कैपिटल है वो 1,50,000 है और बी का जो कैपिटल है वो 90,000 है। तो उस कंडीशन में हम एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे इसको देखते हैं। तो इसमें काफी सारे वर्किंग नोट है, अभी एक के बाद एक आपको बताते जा रहा हूं। देखिए, पहला एंट्री वर्किंग नोट, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ये तो आप निकालना बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड माइनस न्यू करने से मुझे पता चला ए को सैक्रिफाइस हो रहा है और बी को गेन हो रहा है, तो ये तो हो गया मेरा पहला वर्किंग नोट। सेकंड वर्किंग नोट में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल बोल दिया ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 इयर्स, अगर बोलता नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस तो मैं मल्टीप्लाई कर देता, यहां पे वो सब कुछ नहीं बोला है, दोनों का टोटल कर दिया, तो इससे पता चल गया टोटल प्रॉफिट कितनी है 2 साल को मिला के 1,35,000, यही मेरा गुडविल होगा। अब वर्किंग नोट नंबर 3, इसमें मुझे प्रॉफिट एडजस्ट करना है। प्रॉफिट एडजस्ट क्यों करना है, क्योंकि आपकी जो ये चेंज की डिसीजन ली गई है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ली गई है, मतलब आपका प्रॉफिट, ये जो 90,000 की जो प्रॉफिट है ये 2:1 में आपने बांट दिया था, बाद में इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं ये 2:1 में नहीं, ये 3:2 में बंटनी है, तो उसको एडजस्ट करके दिखाना है। तो याद कीजिए, आप लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़े हैं, तो उसमें आपको पढ़ाया गया है ये टॉपिक, और वो जो टॉपिक था वो था पास्ट एडजस्टमेंट, तो उसी तरीके से इसको बनाना है। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले एक प्रोफार्मा जैसे मैंने 2 लाइन का बना लिया, पर्टिकुलर्स ए और बी का कॉलम बनाया। पहले लिखा अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, मतलब कितना पैसा गलती से बढ़ गया, तो 90,000 को 2:1 में ए को मिला था 60,000 और बी को 30,000, लेकिन बाद में इन्होंने क्या बोला कि हमारा रेशियो 3:2 में होगा। तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड मतलब कितना पैसा इनको देना था, मतलब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होना था, तो 90,000 को 3:2 में बांटे तो 54,000 और 36,000 रुपीस आया। तो अब देखिए, ए को
दिया कितना था 60,000, लेकिन देना कितना था 54,000। मतलब ए का शेयर कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब ए से पैसा निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा। कितना पैसा 6,000, पैसा निकलेगा मतलब डेबिट। बी को दिया था 30,000, लेकिन देना कितना था 36,000। तो कितना पैसा बी से जो है हमको निकालना पड़ेगा या देना पड़ेगा? तो भाई बी को तो पहले ही 30,000 दिए हैं, कम पड़ गया है, बी को देना है 36,000। मतलब ए से जो 6,000 रुपए हमने निकाला उस पैसे को बी को दे देना है, मतलब क्रेडिट करना है। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 6,000 क्रेडिट बी में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे जर्नल एंट्री के तौर। तो अब देखिए क्वेश्चन आ गया फिर से। अब जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो हमको क्या क्या चीज एडजस्ट करना है? तो क्वेश्चन में मुझे जो एडजस्ट करना है वो प्रॉफिट एडजस्ट करना है। प्रॉफिट के अलावा क्या कोई जनरल रिजर्व दिया हुआ है? नहीं, अलग से कोई भी जनरल रिजर्व वगैरह नहीं दिया है। तो देख लेते हैं कैसे एडजस्ट होगा। पहला, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे हम किसको एडजस्ट कर रहे हैं? गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं। तो गुडविल को अगर एडजस्ट करेंगे तो उस कंडीशन में जो गेनिंग पार्टनर होगा वो डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जिसको जितना सैक्रिफाइस हुआ था फ्रैक्शन में या गेन हुआ था उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया और नरेशन आ गया, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड टुवर्ड्स कैपिटल अकाउंट। मतलब गुडविल का पैसा हमने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद हमको जो काम करना है वो क्या करना है? हमें अब जो काम करना है वो प्रॉफिट को भी अब हमको एडजस्ट करना है। तो प्रॉफिट में हमने देखा ए का ए से पैसा निकल रहा है, मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। मतलब जितने आइटम दे रहेंगे उन सबको आपको यहां एडजस्ट करना है। अगर मान लीजिए जनरल रिजर्व देता तो उसके लिए भी मैं जनरल एंट्री मारता, लेकिन होता यह कि सेम नेचर के एंट्री को हम एक साथ मर्ज करके लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे एक एंट्री गुडविल है तो दूसरा एंट्री एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट है, जो दोनों सेम नेचर नहीं है, इसलिए दो अलग अलग एंट्री पास करना पड़ा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हो गया। और अमाउंट का कैलकुलेशन आपको दिखा दिया गया 90,000 इंटू 1/15। तो आपने देखा किस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरह से हमारे आज के ये तीनों टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप एक बार रिवाइंड कीजिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो नीचे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जल्द ही मेरा नेक्स्ट वीडियो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेके आने वाला हूं। तो तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।